नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति के महान कार्यों के कुछ महान पलों को याद करूंगा जिनके लिए उनके जाने के बाद पूरा देश, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो या बच्चा बूढ़ा, आज सभी के आंखों में आंसू देकर चले गए। वो सितारा जो हमेशा सभी के आंसू पोंछने के लिए जीवन के पायदान में हमेशा आगे खड़े रहे, आज पूरे देश को गम के आंसू में भिगोकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के रत्न, महान उद्योगपति सर रतन टाटा जी के बारे में। उनके जीवन की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा है। आइए जानते हैं उनके जीवन की विस्तृत कहानी। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा का तलाक तब हो गया था जब टाटा सिर्फ 10 वर्ष के थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और नॉन कॉनन स्कूल से पूरी की, जिसके बाद वे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए, जहाँ उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल। इसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के साथ जमशेदपुर वाले संयंत्र में फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, जो उनके लिए बेहद कठिन अनुभव था, लेकिन इसने उनके नेतृत्व कौशल और मैनेजमेंट की गहरी समझ पैदा कर दी। 1971 में रतन टाटा को नालको नामक एक टाटा कंपनी का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। उन्होंने कंपनी को संकट से उभारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तब तक हालात ज्यादा खराब हो चुके थे। हालांकि इससे उनके नेतृत्व कौशल पर सवाल नहीं उठे, बल्कि उनके समर्पण और प्रयासों की सराहना की गई। 1991 में रतन टाटा जी को JID टाटा ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। यह वह दौर था जब टाटा समूह कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन रतन टाटा जी न केवल कंपनी को संभालते हैं, बल्कि उसे नए आयामों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। रतन टाटा की दूरदृष्टि और साहसिक फैसलों का एक नतीजा ही था कि सन 2007 में यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण टाटा समूह ने किया। यह सौदा टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बना गया। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में टाटा इंडिका को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन मोटर व्हीकल में ये उनका पहला अनुभव था और उस समय ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तब उन्होंने टाटा इंडिका को बेचने का मन बनाया। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात होती है फोर्ड के मालिक विल फोर्ड से। विल फोर्ड ने टाटा जी से कहा कि जब तुम्हें कार बनाने का कोई अनुभव है ही नहीं, तो बनाते ही क्यों हो? मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी खरीद कर। उस रात रतन टाटा को इतना अपमान पहले कभी महसूस नहीं हुआ था और वो अपनी कंपनी ना बेचने का मन बनाकर उसी रात वापस भारत लौट आते हैं। और कहते हैं ना कि नियति अपना खेल हमेशा दिखाती है। बात है सन 2008 की, जब फोर्ड बहुत घाटे में चल रही थी। जब रतन टाटा ने जैगवार तथा लैंड रोवर खरीदने की पेशकश की, तो उस समय फोर्ड के मालिक बिल गेट्स को जब ये बात पता चलती है, तो वो सोचकर हैरानी में पड़ जाते हैं कि जिस व्यक्ति का मैंने अपमान किया था, उसकी कंपनी ना खरीद कर वो व्यक्ति आज मेरी कंपनी खरीदने के लिए, वो भी मेरे बुरे वक्त पर मेरी कंपनी खरीदने के लिए आगे आ रहा है। ये सोचकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो रतन टाटा जी से कहते हैं कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं मेरी कंपनी खरीद कर। रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में लैंड रोवर तथा जैगवार को खरीद कर इतना विस्तार किया कि आज दुनिया में एक स्टेटस सिंबल के साथ अच्छे प्रॉफिट की कंपनी बन सकी है। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के रूप में समर्पण कर दिया है। रतन टाटा का मानना है कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करना है। रतन टाटा के विचार हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों पर आधारित रहे हैं। वे मानते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आपको अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर मिला है।